हेलो एवरीवन। आज की ये क्लिप उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है जो बीए विद इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहे हैं। आपके फर्स्ट पार्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। इस क्लिप में चैप्टर वाइज आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस उसमें तैयार करने चाहिए फॉर एग्जाम। यानी एग्जाम के लिए हर चैप्टर से किस किस तरीके का मैटर आपको तैयार करना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है आपके, वो नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता है, क्योंकि आपके फर्स्ट पार्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक बात आप ध्यान रखिएगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर ये नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाता है तो आप इसमें अलग तरीके से मैटर लिखते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता है। किसी भी सब्जेक्ट की नेचर आपसे पूछे तो नेचर का मतलब वो ये जानना चाह रहा है कि ये साइंस है या फिर ये आर्ट्स है, साइंस या आर्ट्स। साइंस में दोनों तरीके की साइंस आपको बतानी है, ये पॉजिटिव साइंस है या ये नॉर्मेटिव साइंस है। और आर्ट्स में अब कोई भी चीज है वो हम उसको क्या, जब हम उसको नाम देते हैं उसकी फीचर्स को मैच करके हम उसको नाम देते हैं। साइंस की फीचर्स को इकोनॉमिक्स के साथ मैच करिएगा, आर्ट्स की फीचर को इकोनॉमिक्स के साथ मैच करिएगा, और आप बताइएगा कि ये साइंस भी है और ये आर्ट्स भी है। स्कोप की बात जहां तक रहती है, किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप आपसे पूछे तो आपको स्कोप में लिखना होता है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट मैटर हम पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट मैटर को इसमें पढ़ा जाता है। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं हम, या यूटिलिटी पढ़ते हैं हम, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। तो अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं है तो आप चैप्टर के नाम जरूर आपको याद होंगे, आप उन नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है थियोरेटिकल पेपर के लिए। थियोरेटिकल पेपर अगर बनता है तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट में ही डाल दिया जाता है। फिर आपने थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर उठाना है। थ्योरी ऑफ डिमांड में एक क्वेश्चन है वो आपने इंपॉर्टेंट रखना है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है वो काफी एक फेमिलियर सा क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, जो शुरू से चलता है, प्लस 2 से चलता है। लॉ ऑफ डिमांड और इसके एक्सेप्शंस, कहाँ ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, और जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, एक ही क्वेश्चन में। तो लॉ ऑफ डिमांड आप लिखेंगे, उसके अजम्पशंस आप लिखेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व, ये सारा कुछ मैटर आप लॉ ऑफ डिमांड में रखते हैं। अगला क्वेश्चन जो अगला चैप्टर आपने जो तैयार करना है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर तैयार करना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तीन टाइप रहेंगी, प्राइस इलास्टिसिटी, income elasticity and cross elasticity, but price elasticity of demand is most important question for the exam। इसको आप तैयार करेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसकी आप मीनिंग लिखिएगा, उसका एक फॉर्मूला लिखिएगा, उसकी डिग्रीज डिफाइन करिएगा शॉर्टली। अगर ना पूछे डिग्रीज अलग से तो डिग्रीज के 500 डिग्रीज है उनको शॉर्टली डिफाइन करिएगा। 5 मेथड होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, उन 500 मेथड को शॉर्टली डिफाइन करिएगा। 5 या 6 फैक्टर्स लिखिएगा जो इफेक्ट डालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर, और 5 या 6 इंपॉर्टेंस लिखिएगा। तो पूरा क्वेश्चन आपने लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आपका आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो ये मेन पार्ट आप इसका तैयार रखिएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। उसके बाद आपसे यूटिलिटी का एक यूनिट पूरी यूटिलिटी की रहती है, जिसमें दो चैप्टर आपके पास रहेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी इजी चैप्टर रहता है, अगर आप इसको तैयार करते हैं 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में रहेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर सरप्लस लिखा हुआ है, ये इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर लीजिएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा ठीक से तैयार कर सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस से बहुत रेयर चांस है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपसे इस चैप्टर से पूछा जाए, फिर भी आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को मिक्सर करके लिखा जाता है। ये आपने जब सिलेबस तैयार करा तो आपने जान लिया होगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ऑर्डिनल यूटिलिटी का। ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, एक क्वेश्चन आपको इस यूनिट से ये चैप्टर जरूर देगा। ऑर्डिनल यूटिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इन डिफरेंस कर्व और उसकी फीचर्स आपने तैयार करनी है पहले। आई रिपीट, इन डिफरेंस कर्व उसकी फीचर्स क्या होती है, 6-7 फीचर्स आपने लिखनी है। इन डिफरेंस कर्व, इन डिफरेंस शेड्यूल वो डिफाइन करना है, बना के दिखाना है आपने, और 6-7 फीचर्स विद डायग्राम आपने बना के दिखानी है। एक क्वेश्चन तो ये रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो अगर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
दो तरीके से आपसे एग्जाम में पूछेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ कार्डिनल एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल एनालिसिस। ज्यादा चांस इसके ऑर्डिनल एनालिसिस के रहते हैं। या आपसे पूछ सकता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी, तो भी आपको इसी चैप्टर वाला क्वेश्चन लिखना है। या फिर आपसे सीधा पूछ ले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो आपने ऑर्डिनल एनालिसिस ही लिखना है। उसका मीनिंग लिखेंगे। दो कंडीशंस होती है, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी टेंजेंट टू बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दो लिख के इसके तीन इफेक्ट आपने लिखने होते हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीनों के एक एक डायग्राम, प्राइस इफेक्ट का एक डायग्राम पीसीसी, एक पीसीसी बना दीजिएगा, एक आईसीसी बना दीजिएगा, और हिक्स और सलस्की का डायग्राम आप सब्स्टिट्यूशन में बना दीजिएगा, एक एक डायग्राम। लेकिन इसी में एक अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है थर्ड पार्ट पे, देखिएगा, प्रूव दैट प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जोड़ कैसे है, ये आपको बताना है। पहले प्राइस इफेक्ट को डिफाइन करिएगा पीसीसी को, फिर आईसीसी को डिफाइन कर, इनकम इफेक्ट को। पीसीसी आईसीसी पर ज्यादा आपने दबाव नहीं डालना, मतलब ज्यादा चीजें नहीं डिफाइन करनी है। प्राइस इफेक्ट बताइएगा, इनकम इफेक्ट बताइएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताइएगा। फिर आपने हिक्स और सलस्की के डायग्राम से ही ये प्रूव करना है कि प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिक्स के डायग्राम में भी और सलस्की के डायग्राम से भी आपने ये प्रूव करना है। तो इन तीन क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 100% रहती है। कुछ छोटे क्वेश्चंस इसमें ऑर्डिनल एनालिसिस में आपसे पूछ सकता है, छोटे क्वेश्चन लाइक डेरिवेशन ऑफ डिमांड करो विद द हेल्प ऑफ पीसीसी, एक आप ये देख लीजिएगा। एंड डेरिवेशन ऑफ एंजल करो विद द हेल्प ऑफ आईसीसी, एक क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा। तो यहां से ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोडक्शन। ये चैप्टर भी खाली नहीं जाने वाला है। प्रोडक्शन का चैप्टर आपको एक क्वेश्चन जरूर देगा। प्रोडक्शन के चैप्टर में तीन मेन क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफाइन करना है, अजम्पशन लिखनी है, एक टेबल बनानी है, टेबल में 3 स्टेज डिवाइड करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम में 3 स्टेज डिवाइड करनी है, और पोस्टपोनमेंट लिख देनी है, एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ। ये लॉ कंप्लीट हो जाएगा। रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दोनों ही शॉर्ट टर्म थ्योरी होती है, शॉर्ट टर्म में अप्लाई एप्लीकेबल होती है ये। तो रिटर्न्स टू फैक्टर है और रिटर्न्स टू स्केल, दोनों पैटर्न सेम रहेगा। पहले इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट रिटर्न, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। बहुत बार स्टूडेंट्स में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको कि इंक्रीजिंग रिटर्न से उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट रहता है, और डिक्रीजिंग में घटता है, घटता बढ़ता, ये नहीं होता है। इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, तीनों में ही प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा, तीनों में ही प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न में इंक्रीजिंग रेट से, कांस्टेंट रिटर्न में कांस्टेंट रेट से, और डिक्रीजिंग रिटर्न में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। इंक्रीज तीनों में होता है। तो रिटर्न्स टू फैक्टर आप लिखेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टेबल डायग्राम, कांस्टेंट रिटर्न टेबल डायग्राम, डिक्रीजिंग रिटर्न टेबल डायग्राम, और फिर एक हेडिंग डालिएगा कि रिटर्न्स टू फैक्टर विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट कर्व। तो 3 डायग्राम फिर आप बना दीजिएगा, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग के। सेम पैटर्न है वो आपका रिटर्न टू स्केल में रहेगा। रिटर्न टू स्केल में एक टेबल बनानी है पहले, पूरी बड़ी टेबल बनेगी, आपकी बुक में देख लीजिएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग रिटर्न का डायग्राम, डिक्रीजिंग का, कांस्टेंट का, फिर इसमें भी हेडिंग डालिएगा कि रिटर्न्स टू स्केल विद द हेल्प ऑफ आइसोक्वांट करो। 3 डायग्राम आपने आइसोक्वांट की हेल्प से इसमें बना देना है। एक क्वेश्चन बाई चांस इससे कई बार पूछ लिया जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है वो कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। जो रिटर्न टू फैक्टर की तीसरी स्टेज आती है, तीसरा जो है ना इसका, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग, तो जो डिक्रीजिंग फेज है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में आपने लिख देना है। हिंदी मीडियम वाले जरूर ध्यान रखें इसमें कि ये जब आप पेपर दें तो आप इंग्लिश वर्जन पढ़ें इसका, क्योंकि हिंदी वर्जन आपको कंफ्यूज कर देगा चैप्टर। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएगा। फिर भी आप रिस्क कवर करने के लिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो आप पढ़ सकते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या आइसो क्वांट कर्व और इसकी फीचर। आइसो क्वांट कर्व और इसकी फीचर वही है जो इनडिफरेंस कर्व और उसकी फीचर है। इनडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन बताता है, आइसो क्वांट कर्व है वो दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन बताता है। फर्क सिर्फ इतना ही है, वो इक्वल सेटिस्फेक्शन को बताता है, ये इक्वल प्रोडक्शन को बताता है। तो एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर, आइसो क्वांट कर्व एंड इट्स फीचर्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ऐड कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपने जो तैयार करना चैप्टर, वो मार्केट की एक यूनिट तैयार करनी है।
बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में मार्केट की यूनिट नहीं है, सिर्फ बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में है ये मार्केट की यूनिट दे रखी है। 3 चैप्टर आपने यहाँ से तैयार करना, तीनों क्वेश्चन पैटर्न सेम रहेगा। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली एंड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ अ फर्म, ऑफ अ इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री। तो फर्म का पूछे तो आपने जो लिखना फर्म क्या होती है, उसके बाद कंडीशंस लिखने, 4 कंडीशंस आती है, फिर 2 मेथड आते हैं, टीआरटीसी मेथड, एमआरएमसी मेथड। टीआरटीसी मेथड, एमआरएमसी मेथड में पहले आप शॉर्ट रन में बताएंगे, फिर आप लॉन्ग रन का बताएंगे, फर्म का हो जाएगा। इंडस्ट्री भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बतानी है। मोनोपोली है, उसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, टीआरटीसी मेथड, एमआरएमसी मेथड, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। मोनोपोली का अगर आप कर लेते हैं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो डायग्राम्स है वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि मोनोपोली के डायग्राम्स है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डायग्राम है ऑलमोस्ट सेम है, बस इलास्टिसिटी का फर्क रहता है। ए आर एम आर है वो ज्यादा इलास्टिक कर दिया जाता है। मोनोपोली के चैप्टर में ही एक और क्वेश्चन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन जरूर करिएगा आप। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर द सिचुएशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस लेना, इसका मीनिंग आप करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी डिग्रीज लिखनी है, टाइप्स लिखने हैं और फिर डायग्राम बना के आपने डिफाइन कर देना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, ये भी आपको उसमें बताना है, ये चीज आपने करनी है। ओलिगोपोली भी आपके सिलेबस में दे रखा है, ओलिगोपोली से कुछ ज्यादा मैटर आपको नहीं करना, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ओलिगोपोली की टाइप्स कर लीजिएगा, या किंग्ड डिमांड करो आप कर सकते हैं उसे, किंग्ड डिमांड करो प्राइस रिजिडिटी का, वो आपसे उससे पढ़ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस है, फिर भी आप इसमें कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं। इलास्टिक देखिए, डिमांड का चैप्टर, डिमांड, यूटिलिटी, प्रोडक्शन, मार्केट, ये 4 चीजें हैं, 4 चीजें 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आप सभी चैप्टर्स को तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। एक दो चीजें हैं जो मैंने डिफाइन नहीं करी, जैसे थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, तो ट्रेडिशनल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी आप वहां से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है मॉडर्न थ्योरी का आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, वहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। और और बाकी वो थ्योरी ऑफ सप्लाई है वो मैंने नहीं उठाया है, क्योंकि आप डिमांड कर लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, रेवेन्यू का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। कॉस्ट में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, तो एसी और एमसी की रिलेशनशिप है वो जरूर आप देख लीजिएगा कि 3 रिलेशनशिप आप उसमें लिखे हैं तो इनफ है, एसी और एमसी की रिलेशनशिप है वो देख लीजिएगा। तो ये आपका एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने आपको बताया, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफी ये हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा कि इस तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो जाए। थैंक यू वेरी मच।